तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो साथे, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मित्रों, आपका उज्जवल क्लासेज आरटीपी में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लेक्चर 2 में डीएलएड के विद्यार्थियों के लिए वर्ण अर्थात अक्षर टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुए हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि जो कल आप लोग वीडियो देखे थे वह वर्ण संबंधित जो वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा, और आज फिर हम इसी वर्ण को एक बार पुनः विस्तारित रूप में पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। और जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, कृपया आप लोग कॉपी पेन लेकर के भी मेरे बातों को पढ़ाए हुए इस बोर्ड से आप लोग नोट करें और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो भी वीडियो हम लोग बनाएंगे वह आप लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जो आप लोगों के लिए परिश्रम कर रहे हैं, हमारे चैनल से बना हुआ यह वीडियो आप लोगों तक पहुंचे, तो इसके लिए प्लीज़ हमारा जो चैनल है उज्जवल क्लासेज आरटीपी, उसको तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद। आइए हम वर्ण को पुनः फिर पढ़ते हैं। देखिए, कल हम आप लोगों को बताए थे वर्ण का मूल अर्थ क्या होता है। अक्षर होता है, ध्वनि होता है, रंग होता है, भेद होता है इत्यादि। तो वर्ण जो होता है वह अक्षर है, अर्थात अक्षर किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का खंडन करने पर, अर्थात जिन वर्णों का खंडन नहीं हो सकता, उसे ही हम क्या कहेंगे? अक्षर कहते हैं। अर्थात अक्षर में ध्वनियाँ होती हैं। जैसे क बोलते हैं, क, तो क में आप देखिए क के साथ साथ अ भी ध्वनि निकल रही है। तो क को हम लोग ऐसे लिख दिए, ख को लिख दिया ऐसे, आ को लिख दिए। तो एक तरह से ये जानिए कि वर्णों का एक चिन्ह है, इसको चिन्ह दिया गया है, और इन चिन्हों के माध्यम से हम जानते हैं कि ये क है, ये ख है, ये अ है, ये च है। तो ये क्या है? संकेत है, ध्वनियों का एक चिन्ह है। तो वर्ण जो होते हैं उनका खंडन नहीं होता है, वह वर्ण अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। अर्थात जो स्वर वर्ण होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं। स्वर वर्णों को जब भी हम बोलते हैं तो यह स्वर वर्ण है, किसी अन्य वर्ण का सहयोग नहीं लेता, किसी अन्य वर्ण का ये सहयोग नहीं लेता है। और जो क है या ख है, इसको जब बोलेंगे तो क में आप देखें क वर्ण में क्या है? आ है, अ इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उसे स्वर कहेंगे, और वह वर्ण जो अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। तो जो वर्ण है, वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की जो संख्या बताई गई है 52 बताई गई है, और इन 52 वर्णों को स्वर और व्यंजन इन दो भागों में बांट दिया गया है। देखिए, स्वर को अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल कहते हैं। स्वर को अच क्यों कहते हैं? क्योंकि अच एक प्रत्याहार है
इससे पूर्व हम माहेश्वर सूत्र पढ़ाए हैं, वीडियो बनाए हैं, उसमें आप लोगों को माहेश्वर सूत्र के आधार पर प्रत्याहार बनाने के नियम बताए गए हैं। तो स्वर को अच कहते हैं। जिसे क्वेश्चन आता है कि अच प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो अच प्रत्याहार में स्वर वर्ण आते हैं। यानी स्वर का एक और नाम क्या है, तो अच है। व्यंजन का एक और नाम क्या है, हल है, क्योंकि हल भी एक प्रत्याहार है और हल प्रत्याहार में आने वाले जितने भी वर्ण हैं वह सभी व्यंजन है। ठीक है। अब देखिए जो स्वर है, तो स्वर को काल के आधार पर अर्थात समय के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा क्या है, प्लुत स्वर, जिसको आप लोगों ने कल पढ़ा था। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर यानी समय के आधार पर जिन वर्णों का उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे ही क्या कहेंगे, छोटे स्वर कहेंगे, उसे ही लघु स्वर कहेंगे, उसे ही मूल स्वर कहते हैं। और इस ह्रस्व स्वरों की जो संख्या बताई गई है वो कितना बताई गई है, 4 बताई गई है। आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री। इसके बाद जो दीर्घ स्वर है समय के आधार पर, काल के आधार पर, तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वरों की संख्या हम कल आपको बताए थे कि हिंदी वर्णमाला में 7 होती है। और पूरा स्वर अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की टोटल संख्या कितनी है, तो 4 ये और प्लस 7 ये बराबर कितने हो जाएंगे, 11 स्वर होते हैं। और प्लुत स्वर का मतलब कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में, स्वर वर्णों का उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अर्थात कोई दूर व्यक्ति है या वस्तु है, उनको पुकारने के लिए हम जोर लगा करके और जब बुलाते हैं तो फिर जो है वहाँ पे 3 मात्रा का समय लगता है, उसे क्या कहेंगे, प्लुत स्वर। तो आपको समझ में आ गया होगा, जिन वर्णों का उच्चारण करने में 1 मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर, और जिन वर्णों का उच्चारण करने में 3 मात्रा का समय लगे उसे क्या कहेंगे, प्लुत स्वर। तो ये चीज़ें आप कल के वीडियो में आप पढ़ चुके हैं। आज जो हम स्वर से संबंधित अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। यानी जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं, यानी स्वर को कई भागों में बांटा गया है। कौन कौन से स्वर हैं जो अग्र स्वर में आएंगे, कौन से स्वर हैं जो मध्य में आएंगे, कौन से स्वर हैं जो पश्चिम में आते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह टॉपिक्स है और इससे संबंधित 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। जैसे आ दे करके या छोटी ई दे करके पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे कि कौन सा स्वर अग्र है, कौन सा स्वर मध्य स्वर है, कौन सा जो स्वर पश्च स्वर है। तो आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। और स्वरों के जो भेद बताए हैं आप लोगों को, वह 11 ही स्वर होते हैं, 11 ही स्वर बताया गया है और लेखन के आधार पर 13 बताए गए हैं। लेकिन कभी भी स्वर संबंधित क्वेश्चन हिंदी के पेपर में आता है तो आपको 11 ही स्वर बताना है। तो जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद, तो जो जिह्वा की स्थिति के आधार पर स्वर है वो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक जिह्वा है, ये जिह्वा हो गई। अब मुख के अंदर ये जिह्वा हो गई, तो अब इन जिह्वा से किन के स्वरों का निर्माण होता है, तो जो ये अगला भाग है इसको क्या बोलेंगे, अग्र, इसको बोलेंगे अग्र। यानी यहाँ इस भाग से जिस स्वरों का निर्माण होता है या जो स्वर बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, अग्र स्वर। फिर इसके बाद जिह्वा के बीच में, जैसे इसको बोलेंगे मध्य स्वर, यानी बीच से जिन स्वरों का निर्माण होता है या जो स्वर उच्चारित किए जाते हैं, बोले जाते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, मध्य स्वर। और फिर जिह्वा के ठीक पीछे यानी यहाँ से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उसे क्या बोलेंगे, पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो यहाँ पे आप जीभ देख रहे हैं और जिह्वा में आप देख रहे हैं
कि कौन कौन से स्वर आ रहे हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला, एक लाइन आपको याद करना है। एक लाइन क्या याद करना है, देखिए यहाँ पे आ ओ उल्लू, पीछे पीछे आ को छोड़ो, बीचे बीचे, ठीक है, बीचे बीचे। बस ये लाइन याद कर लीजिए, आओ उल्लू पीछे पीछे, आया को छोड़ो बीचे बीचे। बस एक लाइन ये याद हो गया तो समझिए कि इसी लाइन में सारे स्वर आ जाएंगे। तो जैसे आओ उल्लू पीछे पीछे, तो पीछे पीछे यानी कि पीछे का मतलब पश्च हो जाएंगे, ठीक है, पीछे का मतलब पश्च। तो पश्च स्वर में पश्च कौन कौन से होंगे, तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं आ ओ, पश्च स्वर जो हो जाएंगे, देखिए पश्च। तो पश्च स्वर में पहला जो पश्च स्वर है आ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है, आ ओ। और जब आ हो जाएगा और ओ हो जाएगा तो ओ का बड़ा रूप क्या है, आओ, तो आओ भी हो जाएगा, ठीक है, आओ भी, इसको मान लेंगे आ ओ आओ। यहाँ उल्लू में देखिए, उल्लू में क्या है, छोटा ऊ है, तो जब छोटा ऊ है तो इसका बड़ा रूप ही हम कर लेंगे। कितने स्वर आ गए, 5। आओ उल्लू पीछे पीछे, पीछे का मतलब पश्च स्वर, यानी कि पश्च स्वर हो गए आ ओ आओ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। अगला देखेंगे मध्य, यानी कि आ को छोड़ो बीचे बीचे, तो आ को बीच में छोड़ देना है, ठीक है, आ को बीच में छोड़ देना है, यहाँ पे आ जाएगा। आ कौन सा स्वर हो गया, तो मध्य स्वर हो गया। यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है मध्य, तो मध्य स्वर कौन सा हो जाएगा, मध्य स्वर क्या हो गया, बीच वाला स्वर आ। सिर्फ एक ही स्वर है आ, जो जीवा के बीच भाग से बोला जाता है। अब जब मान लीजिए कि पश्च स्वर और मध्य स्वर आपने कर लिया, तो बचा क्या है, अग्र स्वर। तो इन स्वरों के अतिरिक्त 11 में से जो स्वर बचते हैं वही आपके क्या हो जाएंगे, अग्र स्वर। तो वहां पे आप देख लेंगे तीसरा क्या हो जाएगा, अग्र स्वर, अग्र स्वर। तो अग्र स्वर में आप कौन कौन से बच रहे हैं, इसमें आप देखिए छोटी ई बच रहा है, बड़ी ई बच रहा है, ए बच रहा है, आय बच रहा है, छोटी बड़ी ए आय। फिर इसके बाद ये 4, ये हो जाएंगे 5 6 7 8 9 10, 10 स्वर हो गए। अगर मान लीजिए कि जो 10 स्वर है री को पूछ दिया जाए, जैसे री, तो री क्या है, तो री भी क्या है, अग्र स्वर है, री भी अग्र स्वर। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे, तो जो यहाँ पे अग्र स्वर हो जाएंगे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ठीक। पश्च स्वर में आ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, आओ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ। देखिए तो ये टोटल जो स्वर हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 11 स्वर, 11 स्वर हो जाएंगे। तो जिह्वा की स्थिति के आधार पे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर के बारे में आपने जाना। अब इसी में से क्वेश्चन आता है कि छोटी क्या है, अग्र स्वर है, मध्य स्वर है या पश्च स्वर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस दोहा को याद कर लीजिए, जो लाइन है आओ उल्लू पीछे पीछे, आ को छोड़ो बीचे बीचे। जब इसको आत्मसात कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ये जितने भी 11 स्वर हैं आराम से इसको आप निकाल लेंगे कि कौन अग्र स्वर है, कौन सा मध्य स्वर है और कौन सा पश्च स्वर है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसको आप कॉपी पेन लेकर के नोट भी कर लीजिए, क्योंकि यह जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और टेट, सुपर टेट के परीक्षाओं में या टीजीटी पीजीटी के भी परीक्षाओं में इससे संबंधित
1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला जो स्वर में हम पढ़ेंगे, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, यानी जिह्वा के ऊंचाई के आधार पर स्वरों के भेद या स्वरों के प्रकार, यानी वह जो 11 स्वर है, तो जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर वह स्वर का कौन से संवृत स्वर हैं, कौन से अर्ध संवृत हैं, कौन से विवृत स्वर हैं और कौन से अर्ध विवृत स्वर हैं। ठीक है, तो इसको अब मिटा देते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जो 11 स्वर हैं जिह्वा की ऊंचाई के आधार पे समझेंगे। तो देखिए, जिह्वा की ऊंचाई के आधार पे जो स्वर के प्रकार बताए गए, भेद बताए गए हैं, वह 4 भागों में बांटा गया है। एक संवृत है, एक अर्ध संवृत है, एक विवृत है और एक अर्ध विवृत है। तो यहाँ पे जो री है, री, तो री स्वर को, जैसे ये री है, इस री को हिंदी में री ऐसे भी लिखा जाता है या फिर ऐसे भी लिखा जाता है। ये जो री है, इस री का प्रयोग किस भाषा में किया जाता है? संस्कृत में, संस्कृत में। तो इसलिए इस री को इन वर्णों में नहीं गिना गया है, क्योंकि संस्कृत में री इस तरह से लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि लिखा जाता है ऋतु, तो ऋतु ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन इसी को हिंदी में लिखा जाए तो ऋतु कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ऋतु को ऋतु ऐसे लिखते हैं, तो हिंदी में यह जो री है इस री में बदल जाता है। इसलिए इस री को यहाँ स्वरों में नहीं रखा गया है, लेकिन इस री का भी इस रूपांतरण में प्रयोग होता है, इसलिए इस री को भी स्वर में गिनते हैं और तब जाकर के स्वरों की संख्या आपको बताई गई है। कितना? 11। तो इस री को, इसमें आप देखेंगे कहीं री नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस री का प्रयोग हिंदी भाषा में न होकर के संस्कृत में होता है और हिंदी में री इस तरह के होगा या री इस तरह से होगा। तो आइए हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वर को कई भागों में बांटा गया है। तो पहला क्या है? समृद्ध, समृद्ध, ठीक है, समृद्ध। समृद्ध का मतलब क्या है? तो समृद्ध का मतलब होता है कि जब हम किसी भी स्वर वर्णों का उच्चारण करें और उस समय हमारा मुख बंद रहे, तो ऐसे वर्णों को ही हम समृद्ध वर्ण कहते हैं। जैसे उच्चारण करके आप देखेंगे ई, ई, ऊ, ऊ। तो अब देखिए, इस समय जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो अपने मुख की स्थिति को देखिए। उस समय हमारा मुख पूर्णतः क्या है? बंद है। तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में हमारा मुख पूर्णतः बंद हो, उसे ही क्या कहेंगे? समृद्ध वर्ण। और समृद्ध वर्ण कौन कौन से होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो ये जो 4 वर्ण है, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो ये जो है आपका समृद्ध वर्ण है। और समृद्ध स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों को बोलने में हमारा मुख पूर्णतः बंद हो, तो ऐसे वर्णों को ही हम समृद्ध स्वर वर्ण कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका अर्ध समृद्ध। दूसरा है अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध, अर्ध माने क्या होता है? आधा। असमृद्ध माने खुला हुआ। यानी कि ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर वर्ण जिनको बोलने में हमारा मुख आधा खुला हो, ऐसे वर्णों को ही हम अर्ध समृद्ध वर्ण
कहते हैं। अर्ध मने आधा, समृद्ध मने खुला हुआ। यानी कि इनमें आने वाले जो वर्ण हैं उन वर्णों का जब हम उच्चारण करेंगे तो उस समय आप देखेंगे कि हमारा मुख आधा खुला रहेगा और आधा बंद रहेगा। जैसे इसमें आने वाले वर्ण है ए, आई, औ। तो आई और औ, तो जिसको पढ़ते हैं ए ओ, ए ओ, ए ओ, ए ओ। अब देखिए आधा खुल रहा है कि नहीं मुंह, ए ओ आधा खुल रहा है और आधा बंद है। तो जिन स्वर वर्णों को बोलने में हमारा मुख आधा खुला हुआ हो तो ऐसे वर्णों को ही हम क्या बोलते हैं, अर्धसमृद्ध वर्ण, अर्धसमृद्ध स्वर वर्ण। अगला देखेंगे विवृत। तीसरा जो पॉइंट होगा विवृत, इसको आप नोट भी करते रहिए क्योंकि अभी बीटीसी वालों का पेपर नहीं हुआ है, तो पूरा आप घर बैठ कर के लॉकडाउन का एकदम फ़ायदा उठाइए, एकदम रट डालिए। और ये नहीं कि सिर्फ इस बीटीसी के ही पेपर में इसका कार्य आएगा, आगे चलकर टेट, सुपर टेट की भी परीक्षा आपको देनी है भाई। अभी 69,000 वैकेंसी का रिजल्ट आ चुका है। बहुत से विद्यार्थियों के चेहरे पर कहीं खुशी कहीं गम की स्थिति नज़र आ रही है। तो आप अभी से प्रयत्न करेंगे तो कितना भी कठिन क्यों न परीक्षा हो, आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। तो हर विषय को आप मेहनत करके घर बैठ करके पढ़िए और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि डीएलएड के छात्रों को किस विषय में कठिनाई हो रही है। उस विषय का नाम हमें बता करके एक बार कमेंट कर दीजिए, हम अपने चैनल के माध्यम से उस विषय की वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। चलिए देखेंगे विवृत। विवृत का मतलब क्या हुआ है, खुला हुआ। जिन स्वर वर्णों को बोलने में हमारा मुख पूरा खुला हुआ हो उसे क्या बोलेंगे, विवृत वर्ण। तो विवृत वर्ण में देखिए क्या है, आ। अब आ बोलिए, आ बोलिए ना, अरे बोलो, आ कहो, आ। तो आ बोल रहे हो, मुंह का हुआ पूरा खुल गया कि नहीं। और इतना तेज मत बाओ कि हम घुस जाएं उसमें, थोड़ा कम ही देखो। आ देखो, आ बोल दिए, मुंह क्या है, पूरा खुल गया। तो जिन स्वर वर्णों को बोलने में हमारा मुख पूर्णतः खुला हुआ हो उसे ही क्या बोलेंगे, विवृत स्वर वर्ण। अगला पॉइंट देखो, अर्धविवृत। चौथा जो पॉइंट है अर्धविवृत वर्ण, स्वर वर्ण। तो अर्धविवृत, अर्ध माने आप जानते ही है क्या है, आधा। अब विवृत माने खुला हुआ, यानी कि आधा खुला हुआ। जिन स्वर वर्णों को बोलने में हमारा मुख क्या हो, आधा खुला हो, तो ऐसे वर्णों को ही हम अर्धविवृत वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आप इसको बोल करके भी, प्रयत्न करके भी जान सकते हैं, अ, आई, औ। इसको बोलिए, अ, ए, औ। देखिए आपका मुख क्या है, आधा खुला है ना और आधा बंद है। तो आप समझ गए होंगे कि समृद्ध किसे कहा जाएगा, अर्धसमृद्ध किसे कहा जाएगा, विवृत किसे कहा जाएगा और अर्धविवृत किसे कहा जाएगा। उसकी परिभाषा भी आप जान गए और इन चारों में जो आने वाले वर्ण हैं उनका भी ज्ञान आपको हो गया होगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, होठों की आकृति के आधार पर वर्णों को कई भागों में बांटा गया है। होठों की आकृति के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, एक गोलीय वर्ण होगा और एक क्या होगा, अगोलीय वर्ण। गोलीय वर्ण और अगोलीय वर्ण, यानी कि जब ऐसे वर्ण, जिन वर्णों को बोलने में समझो कि हमारा मुंह क्या हो, गोला जैसा बन जाए, तो उसे गोलीय वर्ण बोलेंगे। और जिन वर्णों को बोलने में हमारा मुख
गोलाकार न हो उसे क्या बोलेंगे? अगोलीय वर्ण। तो आइए गोलीय अगोलीय वर्णों के बारे में समझते हैं कि गोलीय वर्ण क्या है, अगोलीय स्वर वर्ण क्या है। तो होठों की आकृति के आधार पे जो 11 स्वर हैं इनको बांटा गया है। पहला गोलीय स्वर वर्ण और दूसरा है अगोलीय स्वर वर्ण। देखिए, अब जिन वर्णों को आप बोलते हैं और बोलने पर हमारा मुख जो है वह गोलाकार हो जाए, तो गोलाकार होकर के जिन वर्णों का उच्चारण हमारे मुख से हो ऐसे वर्णों को गोलीय वर्ण कहते हैं। और जिन वर्णों को बोलने में हमारा मुख गोलाकार न हो और उस समय जो हमारे मुख से वर्ण स्वर निकलते हैं तो ऐसे स्वर वर्णों को अगोलीय वर्ण कहते हैं। तो आप चाहे तो इन वर्णों को प्रैक्टिकल के रूप में खुद बोल करके भी आप देखिए कि यह जो वर्ण है इनको हम जब बोल रहे हैं तो हमारा मुंह गोल बन रहा है कि नहीं। देख लीजिए, अगोलीय वर्ण, गोलीय वर्ण। जैसे बोलिए ऊ, ऊ, ओ, औ। देखिए मुंह का हो गया, गोल हो गया कि नहीं? ऊ, ऊ, ओ, औ। अब उस समय जब हम बोल रहे हैं तो बोलने मात्र से ही आप देखेंगे आपकी जो होठों की स्थिति है वह क्या पूर्णतः अंडाकार बन गई, पूर्णतः गोलाकार बन गई। तो ऐसे वर्ण को गोलीय वर्ण कहेंगे। और अगोलीय वर्ण, तो अगोलीय वर्ण में आप वर्णों को बोलिए। जैसे बोलेंगे आ, ई, ऐ। तो वैसे बोल रहे आ, ई, ऐ। तो आप देख रहे हैं कि पूरा जो आपका मुख है, जो होठ है, वह कभी ऐसे कभी ऐसे खुल रहा है, यानी पूर्णतः गोल नहीं बन रहा है। तो इसी वर्णों को ही हम क्या बोलेंगे? अगोलीय वर्ण। तो आपको समझ में आ गया ना? समझ में आ गया तो नोट कर लो। लॉकडाउन में घर बैठ करके बाबू खाली फिल्म मत देखो। फिल्म देखने से सिर्फ काम नहीं होगा। आप देख रहे हो ना कितनी परीक्षाएं दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही है। वैकेंसी 50,000 निकल रहा है तो बच्चों की संख्या 5 लाख, 8 लाख, 7 लाख हो रही है। तो अभी से बाबू लग जाओ। विद्यार्थियों का जो जीवन होता है वो क्या होता है? बहुत ही कठिन होता है, तपस्वी जीवन होता है। श्लोक के माध्यम में कहा गया है कि सुखार्थनम कुतो विद्या, विद्यार्थनम कुतम सुखम। सुखार्थनम वा तजैव विद्या, विद्यार्थनम वा तजैव सुखम। सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को सुख कहा। अतः जो विद्यार्थी सुख चाहते हैं उन्हें विद्या को त्याग देनी चाहिए, और जो व्यक्ति चाहता है कि विद्या मिले तो उसे सुख को तो एकदम भूल ही जाना चाहिए। क्योंकि इस जीवन में बाबू, विद्यार्थी जीवन में आप लोग कष्ट उठा लेंगे तो आने वाला जो आपका भविष्य होगा बहुत ही सुहावना होगा। जिन लोगों की शादी नहीं है उनको बड़ा बढ़िया दुल्हन भी मिल जाएगी, और जो लड़कियां लोग हैं ना उनको दुल्हा भी सुंदर मिलेगा बुनिया। तो मेहनत करो। घर की माता पिता कितना मेहनत करके आप लोगों को पढ़ाने का कार्य करते हैं, तो उनके सपनों को मिटने मत दो, सपनों को साकार करो। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे विद्यार्थी जो भी मेरे चैनल के माध्यम से पढ़ रहे होंगे मेरे इस बात को अपने जीवन में लाएंगे और एक न एक दिन जो उनका लक्ष्य है उसको छू करके ही आएंगे और आकर के अपने माता पिता का आशीर्वाद लेंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद लेंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने यह स्वर यानी अच स्वर को पढ़ा, जिसके काल के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, जीवा की स्थिति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, जीवा की ऊंचाई के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं, होठों की आकृति के आधार पर कौन कौन से स्वर हैं। तो इन सब की आप एक नोटबुक बना करके घर बैठ करके याद भी करते रहिए, लिखते रहिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, वह है व्यंजन। व्यंजन, इसके बाद जो व्यंजन
वर्ण है उनके बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि व्यंजन वर्ण को हल प्रत्याहार भी कहते हैं। और हल प्रत्याहार कहते हैं इसलिए नहीं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए तब तक के लिए ये जितने भी हम पढ़ाए हैं बाबू एक कदम रट डालो, नोट कर लो। और अगर यह वीडियो हमारा आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 7860452083 पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी शिकवा शिकायत हो या अच्छा लगा हो, जैसा भी कुछ कहना है आप हमको डायरेक्टली फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं। इन सब बातों के साथ अगले वीडियो का इंतज़ार करते हैं और फिर अगले वीडियो में हम लोग पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।